नमस्कार बच्चों। अभी हम पाठ पढ़ रहे थे कच्चा चिट्ठा, जो आपके ऐच्छिक हिंदी है, अंतरा, उस पुस्तक पर आधारित है। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो लेखक ब्रजमोहन व्यास जी हैं। इसका जो पूर्व का भाग था वो हमने पहले पढ़ लिया था। अब मैं इसमें उसके आगे के भाग जो है वो पढ़ाऊंगी और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो बच्चों, हमने ये पढ़ लिया था कि जो ब्रजमोहन व्यास जी हैं वह जो है वो किस तरह से साहित्य में रुचि लेने वाले हैं, और जो प्रयागराज में संग्रहालय है साहित्यिक, उसमें उनका कितना बड़ा योगदान है। तो इस तरह से आप देखेंगे उनके बारे में भी मैंने बताया था। चूँकि यह पाठ जो है वो एक आत्मकथा है, और उसमें मैंने ये बताया था कि उस संग्रहालय को इनकी कितनी बड़ी देन है। उस संग्रहालय में जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं उसमें से अधिकांशतः वस्तुएं जो हैं वो इनके द्वारा संग्रहित हैं। तो इन्होंने वो बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में फिर से आपको बता रही हूँ। करें कि जो है वो गए थे, अपनी विशेषता बताते हैं कि जब वो कहीं जाते हैं तो छूछे हाथ नहीं आते, खाली हाथ वह नहीं आते हैं। कुछ न कुछ वहाँ से वो ऐसी वस्तु ले आते हैं जो पुरातत्व विभाग से संबंधित होती है या हमारी प्राचीन धरोहर के रूप में होती है। तो इस पैराग्राफ में जो है वो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैंने आपके समक्ष यहाँ पर रखा हुआ है। एक बार की बात है कि कुछ समय बाद वो जो है गए थे कौशाम्बी, और गांव वालों को पता चला कि चतुर्मुखी शिव की मूर्ति जो है अपने स्थान से गायब है। जब वो मूर्ति, चूँकि गए थे वहाँ पे, जब पसोवा से ये वापस आ रहे थे तो पसोवा से तो इनको कुछ मिला नहीं था। और जब वापसी में ये आए कौशाम्बी जो है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे चतुर्मुखी भगवान शिव की मूर्ति जो है वो रखी हुई है। तो इक्के से चूँकि वो सफ़र कर रहे थे, इक्का जो तांगा जिसको कहते हैं, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई उसका रक्षक नहीं है। इधर उधर दाएं बाएं देखे और उसके बाद क्या किया कि उस मूर्ति को उठा करके इक्के पर रख लिया। अब उनका शक जो ये था कि अब चूँकि गांव वाले उसकी पूजा तो करते ही थे, पेड़ के नीचे रखी हुई थी, तो कह रहे, उनका ये कहना था कि जैसे वो उनको ललचा रही है अपनी तरफ, और वह उससे जो है लालच करके कह सकते हैं, जो उनका संग्रहकर्ता का जो मन में भाव है उससे वह नहीं उबर पाए, और उन्होंने वो मूर्ति जो है वो चुरा ली, उठा ली वहाँ से। तो इस तरह से जो है जब वहाँ से मूर्ति वो गायब हो गई। अब चूँकि गांव वाले जो हैं वो ये सोच रहे थे कि भाई जब वो आए तो वहाँ पे देखे कि मूर्ति तो है ही नहीं, तो उनका शक सीधा लेखक पर गया, क्योंकि मूर्तियाँ उठाने के लिए पूरे क्षेत्र में वह लेखक जो है वो प्रसिद्ध थे। जब इस तरह की कोई वस्तु गायब होती थी तो लोग यही सोचते थे कि इस मूर्ति को कौन उठाया होगा, वह यही होंगे जो है लेखक साहब ही होंगे। तो लेखक एक कहावत सुनाते हैं कि जब अपना सोना ही खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। तो वास्तव में यह उक्ति उन्होंने अपने लिए ही कही है कि भाई चोरी का काम तो वो करते ही हैं, जहाँ जाते हैं इस तरह की वस्तुएं जो साहित्यिक होती हैं, जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं, उसको वो वहाँ से ले लेते हैं किसी न किसी तरह। तो कह रहे हैं कि कौशाम्बी, वो अपने बारे में ही बता रहे हैं कि कौशाम्बी मंडल से कोई भी मूर्ति गायब होने पर लोगों का सीधा शक जो है वो लेखक पर जाता था। तो लेखक ने ऐसा वहाँ पे कई बार किया होगा, इसलिए वहाँ के लोग यही सोचते थे कि अगर इस तरह की कोई मूर्ति गायब हुई है तो निश्चित ही वह लेखक ही ले गए होंगे। और 95% मामलों में यह संदेह जो होता था वह सच निकलता था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उसको जो है वो ये लोगों तक जो संदेश जाता था कि भाई लेखक ही ले गए होंगे, तो वास्तव में वो लेखक ही उसको ले जाते थे। फिर इसी पाठ के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस समय के। जब एक फ्रांसीसी व्यक्ति उनसे मिलता है तो उसका और संग्रहालय का जो है वो उसमें उल्लेख किया गया है। करें कि एक बार एक फ्रांसीसी व्यक्ति संग्रहालय देखने आया,
बातों ही बातों में पता चला कि वह पुरातत्व वस्तुओं का व्यापारी है। चूँकि एक बार की घटना बताते हैं कि एक बार एक फ्रांसीसी व्यक्ति जो है वो प्रयागराज में संग्रहालय को देखने आया। तो भाई संग्रहालय को देखने तो कोई भी आ सकता है, लेकिन बातों ही बातों में लेखक को यह पता चला कि वह पुरातत्व वस्तुओं का व्यापारी है, यानी कि वह खरीद बेच करता है कि भाई ये यहाँ पे इतनी कीमत चुका करके वो अपने यहाँ ले जा कर के अपने संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगा। तो उससे उन्होंने बातचीत की और एक मूर्ति जो थी उसको बेचने से इनकार कर दिया। इसी संदर्भ में लेखक कहते हैं कि कौवा और कोयल दोनों का रंग रूप एक जैसा होता है, परंतु बोली से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो बच्चों इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं लेखक कि आप सभी जानते हैं कि कौवा और कोयल एक ही रंग के होते हैं, और उसको अगर सिर्फ देखा जाए तो उसमें व्यक्ति भ्रमित हो सकता है कि कौन सा कौवा है और कौन सी कोयल। लेकिन ये सभी को पता है कि अपनी आवाज़ से कोयल और कौवे में अंतर जो है वो स्पष्ट हो जाता है। तो इसी तरह संग्रहालय को देखने आने वाला व्यक्ति और संग्रहालय में रखी हुई वस्तुओं का व्यापारी, इन दोनों में अंतर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो व्यापारी है वह क्या है, कौवा है, और जो उसमें संग्रहित वस्तुओं को देखने आने वाले लोग हैं वो कोयल के समान होते हैं। इसी प्रकार से जब फ्रांसीसी व्यक्ति संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं का मूल्य आंकने लगा तो पता चला कि वह एक दर्शक नहीं व्यापारी है। तो ये मुख्य बिंदु हैं। इनको अगर आप पूरे पाठ का जो कहते हैं सारांश, और सारांश से भी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं अगर उसको आप लिख लें तो वो पाठ पूरी तरह से याद रहता है। फ्रांसीसी डीलर ने लेखक से कहा उसका संग्रह बहुत कीमती है, यदि उसकी कीमत रुपए में बता दी जाए तो लेखक का ईमान डगमगा सकता है। बच्चों इसमें जो फ्रांसीसी डीलर था, जो व्यापारी था, उसने ये कहा, लेखक की तारीफ की वैसे तो उसने ये कहा कि यदि ये वस्तुएं जो आपने संग्रहित की हुई हैं, यदि वास्तव में इन वस्तुओं का मूल्य आपको बता दिया जाए, इनकी कीमत रुपए में बता दी जाए, तो आपका भी ईमान डगमगाने लगेगा और आप इन संग्रहित की हुई प्राचीन वस्तुओं को, पुरातात्विक वस्तुओं को खरीदने के लिए और बेचने के लिए, खरीदने के लिए तो नहीं कह सकते हैं, बेचने के लिए आप भी तत्पर हो जाएंगे। ईमान डगमगाना मतलब पैसे के आगे क्या हो जाएगा, वह भी उसका व्यवसाय करने लगेंगे। लेखक ने उत्तर दिया कि ईमान जैसी कोई वस्तु तो उनके पास है ही नहीं, नहीं तो उसके डगमगाने का सवाल ही उठता है। चूँकि आपको मैंने पहले ही बताया कि लेखक के अंदर जो है खुद ही यह भाव है कि यदि कोई वस्तु उनको कहीं दिख गई ऐसी जो उनको लगती है कि यह धरोहर स्वरूप है, तो खुद ही उसको चुरा लेते हैं, खुद ही अपना ईमान वहाँ पर वो उनका डगमगा जाता है। इसलिए डगमगा जाता है कि उसको वह ले आकर के अपने संग्रहालय की में रख देना चाहते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी उसको देखे और उसके बारे में जाने। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ में यहाँ तक आप देखेंगे कि ये 2 उल्लेख मैंने किए हैं पाठ के, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इनको अपनी कॉपी में आप लोग लिख लेंगे और लिखने के बाद इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है आप याद भी करेंगे। तो इसी पाठ में उन्होंने अपने भाई के बारे में भी बताया है कि अपने लिए उन्होंने कहा कि मैं तो संग्रह करता हूँ, आशिक नहीं। यही अंतर मुझ में और भाई कृष्णदास में है। कृष्णदास उनके भाई हैं, लेकिन इनकी ये विशेषता है कि यह एक बार संग्रह करके उस वस्तु को संग्रहालय में रख देते हैं, लेकिन जो इनके भाई कृष्णदास हैं वह संग्रह करने के बाद भी चीज़ों को बार बार हर पहलू से देखकर उसके सुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो क्या करता हूँ, उनको एक बार उन्हें अगर मैंने प्राप्त कर लिया तो ले जा कर के संग्रहालय में उसको रख देता हूँ।
और जो लेखक की भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, उसमें ही उन्होंने अपने भावों की सफल अभिव्यक्ति दी है। सुख सागर शब्द का यहाँ पे प्रयोग है, तो ये सामासिक शब्दावली है। सुख सागर आप सभी जाने, इसमें समास का प्रयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मिश्रित शब्दावली है, जिसमें तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इस पाठ में यही दिखाया गया है कि इसमें लेखक ने अपनी आत्मकथा के माध्यम से यह दिखाया है कि प्रयाग में जो संग्रहालय स्थापित हुआ वो उसमें उनका कितना योगदान रहा है, कितने प्रयास के बाद उन्होंने इस संग्रहालय में वस्तुओं को संग्रहित करके रखा है, उसी का अत्यंत रोचक शैली में वर्णन हुआ है। तो बच्चों, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख करके याद करेंगे और पैराग्राफ से आप 5 लघु प्रश्न भी बनाएंगे। धन्यवाद।